हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा चल रहा था। बेसिक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये फेनोमेना बेसिकली क्या बताता है हमको, हमने वो डिस्कस कर लिया था। मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस कर लिया था हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव और कब जीरो होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने उसकी एसआई यूनिट एज वेल एज सीजीएस यूनिट हमने उसकी डिस्कस कर ली थी बेटा, ठीक है। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उस डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की एक यूनिट और डिस्कस करी थी, वोल्ट सेकंड। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। नेक्स्ट पार्ट जो है आज आपको बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमको एक बहुत खतरनाक सा फेनोमेना और बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना जो हमको दिया था, वो एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने, उसी एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे उन्होंने करंट को इंड्यूस करवाया था किसी भी कॉइल में, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्या, एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडेज एंड हेनरी। फैराडे और हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। बात समझ में आ गई? ओके। तो फैराडे और हेनरी ने मिलकर के तीन अलग अलग तरीके से हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी कॉइल में, वो हमको बताया था। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कि फैराडे ने करंट को किस तरीके से इंड्यूस कराया था, वो हम देख रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले फैराडे और हेनरी ने मिलकर के बोला हमको, आप किसी भी कॉइल में करंट को इंड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की हेल्प से आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था करंट को इंड्यूस करने का? अगर किसी भी कॉइल में से, किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में से क्या चीज चेंज हो रही होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उसके अंदर क्या बनने वाला है सर? करंट बनने वाला है। कौन सा करंट? उस करंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ओके। अब सपोज करो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज ली थी। उन्होंने कुछ कॉइल ली बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स काफी सारे थे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक कॉइल शो करी है, बट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने काफी सारे टर्न्स लिए हुए थे कॉइल के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा थे। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको अभी एक कॉइल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस कॉइल के जो एंड्स हैं आप देख सकते हैं किससे कनेक्टेड हैं सर? ये किससे कनेक्टेड हैं? गैल्वेनोमीटर। अब सर ये गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? गैल्वेनोमीटर हमको बताता है कि इस सर्किट के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन पॉइंटर अगर राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही बात? ओके। अब क्या किया इन्होंने, यहां पर एक मैग्नेट ली। क्या ली बेटा? एक मैग्नेट। जब हमने मैग्नेट और कॉइल को, पहला पॉइंट में ध्यान से बेटा समझना इस चीज को, जब हमने कॉइल को और मैग्नेट को किस पे रखा? रेस्ट पोजीशन पे रखा, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में थी। ना तो कॉइल मूव कर रही है, ना ही मैग्नेट मूव कर रही है। बोथ आर एट स्टेशनरी। इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। ना तो मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है, ना कॉइल मैग्नेट के पास जा रही है। इस केस में हमने देखा देयर इज नो डिफ्लेक्शन शोन बाय द गैल्वेनोमीटर। इफ there is no deflection in the galvanometer, then you can say that there is no current induced in the circuit। और जब करंट इंड्यूस नहीं होता है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम ही यही होता है कि जहां भी करंट फ्लो होगा वो अपना पॉइंटर डिफ्लेक्ट करके आपको बता देगा कि यहां पर करंट है या नहीं है। सो व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ गैल्वेनोमीटर? इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। करंट होगा तो पॉइंटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, नहीं होगा तो पॉइंटर अपनी जगह पर ही रहेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। तो यहां पर हमने देखा इनिशियली केस में जब कॉइल और मैग्नेट रेस्ट पे थे तो गैल्वेनोमीटर ने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। बात समझ में आ रही है? अब सेकेंड केस में क्या किया हमने, मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गए। मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके गए। आप चाहें तो कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाइए, या फिर मैग्नेट को कॉइल, या फिर कॉइल को मैग्नेट की तरफ ले जाइए। दोनों में से किसी की भी पोजीशन क्या करनी है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज करनी है आपको। सो व्हेनेवर द कॉइल इज मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट और द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, व्हाट विल हैपन? क्या देखने को मिलेगा सर? जैसे ही आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर एक सडन डिफ्लेक्शन शो करेगा।
जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि सर अब इस कॉइल के अंदर क्या बन चुका है, करंट बन चुका है, और उस करंट को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस करंट। और दूसरी साथ में क्या चीज बनने वाली है, ईएमएफ बनने वाला है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की फुल क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो फोर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करती है, एक्सटर्नल वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करवाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क करवाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाने के लिए। जब तक करंट नहीं बनेगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे ही आप मैग्नेट को इधर मूव करा के लेके गए, गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कॉइल के अंदर क्या बना बेटा, करंट बना। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि करंट किस डायरेक्शन में बनेगा। वो भी रूल है हमारे पास कि करंट किस डायरेक्शन में बनने वाला है। इस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा या क्लॉकवाइज बनेगा, ये भी बताऊंगा आपको अभी। पहले बट बेसिक चीज समझ लेते हैं एक बार कि जब आप मैग्नेट को पास लेके गए तो सर इस कॉइल के अंदर क्या बनने लग गया, करंट बनने लग गया। गैल्वेनोमीटर ने एक साइड डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस कॉइल के अंदर करंट क्यों बना, तो उसका सिंपल सा रीजन आपको देना है। सर जब मैग्नेट रेस्ट पे थी, कॉइल रेस्ट पे था, तो यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा था। इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। जब आप मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लेके गए तो क्या देखने को मिला हमको, सर इस कॉइल के अंदर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही थी या पास हो रही थी, उसमें हमें क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला। और जब भी किसी भी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस चेंज होती हैं, वो कॉइल अपने अंदर क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, करंट बनाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो क्यों किया, सर बिकॉज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल। ठीक, अब हमने क्या किया, अब आपने इस मैग्नेट को दूसरी तरफ लेके गए, मतलब पहले आप इस कॉइल की तरफ लेके जाते। यू कैन से दैट दिस मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, then there is a deflection shown by this galvanometer. When this magnet move away from the coil, अभी भी आप मैग्नेट की पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बट आप पास में लेके नहीं जा रहे, आप दूर लेके जा रहे हैं। जब आप दूर लेके जाएंगे तब भी क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो उससे पास होंगी वो चेंज होंगी। बट अगर वो दूर जा रहा है तो उसका मतलब फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, डिक्रीज। जैसे ही फील्ड लाइन डिक्रीज होगी तो गैल्वेनोमीटर अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। क्यों रिवर्स कर लेगा, क्योंकि सर अब फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो अब इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही थी। अब इस केस में क्या होगा, फील्ड लाइंस डिक्रीज होंगी। दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, फील्ड लाइंस तो पास होंगी बट डिक्रीजिंग अमाउंट में, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या मालूम पड़ा, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced, or you can say that current is induced, and this EMF is induced is continuous or lasts so long as the change in magnetic flux continues. जब तक आप इस कॉइल में से फ्लक्स को चेंज कराते रहोगे तब तक ये EMF बनाता रहेगा, तब तक ये करंट बनाता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा, ये अपने अंदर से EMF बनाना बंद कर देगा और करंट भी बनाना बंद कर देगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। वेरी गुड सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो ये था पहला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जब सर कॉइल और मैग्नेट स्टेशनरी पोजीशन पे होगी, या दोनों, अगर आप सपोज करो दोनों को आप लेके जा रहे हो पास में या दोनों को दूर लेके जा रहे हो, बट दोनों की स्पीड अगर सेम होगी, दोनों की स्पीड अगर सेम होगी, तो स्पीड सेम होने से इनका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कंटिन्यूसली क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिस्टेंस सेम रहने से क्या होगा सर, जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो नहीं आएगा, और फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो EMF नहीं बनेगा। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए सर दोनों के बीच में, ठीक है। रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो EMF बनेगा। अगर दोनों स्टेशनरी हैं तब भी कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। दोनों अगर मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से तब भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तब भी कोई करंट नहीं बनेगा हमारा। तो बेसिक चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1।
हमने यहां पर करंट को इंड्यूस कराया किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने यहां पर करंट को इंड्यूस कराया किसकी हेल्प से? मैग्नेट की हेल्प से इंड्यूस कराया। बोलो बात समझ में आ रही है? मैग्नेट से क्या निकल रही है सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, कहां जाती है सर? साउथ पोल में। और जब आप मैग्नेट को शिफ्ट कर रहे हो उसकी तरफ तो सर नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे जो पास हो रही है वो चेंज हो रही है, ये आपने बता दिया हमको, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। अब आप करंट की हेल्प से करंट बना सकते हैं। यहां पे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? मैग्नेट की हेल्प से हमने क्या बनाया था? करंट को इंड्यूस किया था। अब आप क्या करने वाले? यू कैन प्रोड्यूस और जनरेट अ करंट विद द हेल्प ऑफ करंट। करंट की हेल्प से ही क्या बना रहे हैं आप? करंट बना रहे हैं। कैसे? देखिए यहां पर क्या कहा आपने? एक कॉइल ली। क्या ली बेटा? एक कॉइल ली। समझ में आ रही बात? इस कॉइल के पास में आपने एक और कॉइल रखी। इस कॉइल के पास में आपने क्या करा बेटा? एक और कॉइल रखा। इस कॉइल में तो आपने क्या क्या कनेक्ट कर रखा है बेटा? देखिए यहां पर आपने सोर्स कनेक्ट कर रखा है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। यहां पे सोर्स है, बट यहां पर क्या है बेटा? अगेन सर यहां पर है गैल्वेनोमीटर। क्या है बेटा? यहां पर गैल्वेनोमीटर। सर यहां पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? यहां पे गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ओके, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? करंट को डिटेक्ट करेगा। सर ये सोर्स है, ये क्या है बेटा? सोर्स। ये सोर्स क्या करेगा? करंट को प्रोड्यूस कराएगा इस कॉइल के अंदर। अब होगा क्या? जब आप इस सर्किट के अंदर करंट को इंड्यूस कराएंगे तो सर आपको मालूम है जब इस करंट को इंड्यूस कराएंगे तो क्या होगा? सर ये लूप है, ये कॉइल है, और आपको मालूम है अगर एक कॉइल में करंट बनता है तो उसका नॉर्थ पोल होता है, उसका एक साउथ पोल होता है। ये हम करंट की डायरेक्शन देख के पता लगा सकते हैं। सर अगर करंट यहां पर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनता है? याद करो सर, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल बनता है। तो इसका एक फेस नॉर्थ पोल और इसका अपोजिट फेस किसकी तरह बिहेव करेगा? साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, कहां जाएंगी सर? साउथ में जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहां जाएंगी? साउथ में। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो किससे लिंक करेंगी सर? कॉइल से लिंक करेंगी। किस वाली कॉइल से? इस वाली कॉइल से लिंक करेंगी। अभी अगर ये दोनों स्टेशनरी पोजीशन में होगा तो कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन टू कॉइल्स, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, व्हेन बोथ आर एट स्टेशनरी पोजीशन देन देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस कॉइल 1। जैसे ही आप इस कॉइल की पोजीशन चेंज करोगे तो सर फील्ड लाइंस जो होंगी जो उससे क्रॉस करेंगी उनका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या सिंपली इनका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा सर? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से सर क्या बन जाता है? करंट बन जाता है। जैसे ही आप इस कॉइल की पोजीशन को क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं। आइदर दिस कॉइल इज मूव टुवर्ड्स दिस कॉइल, आइदर इज दिस कॉइल इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल। इन बोथ द केसेस द करंट विल इंड्यूस and due to this induced current the galvanometer show deflection. Suppose in first case when this coil is moved towards this coil what will happen? Sir deflection suppose करिए राइट साइड आ रहा है। अगर जब आप कॉइल को दूर लेके जाएंगे तो जो राइट साइड का डिफ्लेक्शन था वो अब हो जाएगा लेफ्ट साइड। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अमाउंट ऑफ करंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कौन? गैल्वेनोमीटर। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था सर इसका? सर पहला ऑब्जर्वेशन था अगर यहां पर नो चेंज इन पोजीशन इन बोथ कॉइल, नो चेंज इन पोजीशन इन बोथ कॉइल, क्या होगा सर? अगर सर पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है दोनों कॉइल में तो क्या यहां पर इंड्यूस करंट बनेगा? गैल्वेनोमीटर ने सर इस केस में हमको कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, और जब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया इसका मतलब करंट इंड्यूस नहीं हुआ है सर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, दिस कॉइल C डैश इज मूव टूवर्ड्स C। अब आप C डैश किसकी तरफ लेके जा रहे हैं सर? C की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सर आपको मालूम है अभी आपने बोला कि इस कॉइल से क्या बनेंगी? फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। कैसे? एक फेस नॉर्थ पोल, एक फेस साउथ पोल। जब इसको पास लेके जाएंगी सर क्या होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे जो लिंक करेंगी, जो पास होंगी वो चेंज होंगी। चेंज होते ही क्या बना लेगा? डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा, करंट बना लेगा ये। ठीक है,
इसको अगर आप अवे लेके जाएंगे सर क्या होगा, डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा बेटा, रिवर्स डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। क्यों? अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सोचिए जरा, दूर लेके जाएंगे तो फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब फील्ड लाइन जो उससे क्रॉस करेंगी कम होंगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, अमाउंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा एकदम। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और, दोनों ही केस में जितनी तेजी से, जितनी स्पीडली आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे, उतनी तेजी से करंट बढ़ेगा और करंट कम होगा। जितनी तेजी से आप मैग्नेट को पास लेके जाएंगे किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, उतनी तेजी से क्या होने वाला है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट बनने वाला है। जितनी स्पीडली आप इस कॉइल को इस कॉइल के पास लेके जाएंगे, अगेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए डिफ्लेक्शन भी क्या शो करेगा, फास्टर। यहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, फास्टर। जितनी स्पीडली लेके जाएंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना आप स्लोली लेके जाएंगे उतना वीक डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मूव दिस कॉइल फास्टर, you can produce a larger amount of current, that's why the deflection is also faster। और अगर आप इसको स्लोली लेके जाएंगे तो क्या होगा सर, डिफ्लेक्शन बहुत स्लोली होगा, करंट भी कम बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगेन रिवाइज कर रहा हूं फटाफट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या देखा था, मैग्नेट की हेल्प से क्या बनाया था हमने सर, मैग्नेट की हेल्प से आपने करंट इंड्यूस किया था। ठीक है, कैसे इंड्यूस किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा के। ठीक है, दूसरा पॉइंट सर, आपने एक कॉइल में करंट प्रोड्यूस कराया और उस करंट को जो प्रोड्यूस कराया उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ, वो फील्ड लाइंस किससे लिंक करी, सेकंड कॉइल से, नेबरिंग कॉइल से। उसमें भी क्या देखने को मिला हमको, करंट इंड्यूस देखने को मिला। बट कब, जब आपने इस कॉइल को इस कॉइल के पास लेके गए या दूर लेके गए। समझ में आ गई बात? तीसरा पॉइंट, जितनी स्पीडली लेके गए उतने अमाउंट में हमें करंट मिला, उतने अमाउंट में करंट ज्यादा मिला हमको। समझ में आ रही इतनी बात? अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था सर, तीसरा एक्सपेरिमेंट था, आप सपोज करो यहां पर भी एक कॉइल है, यहां पर भी एक कॉइल है, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो सी डैश, सॉरी इसका नाम दे दो सी और इसका नाम दे दो सी डैश। अगेन सर किससे कनेक्टेड है ये, सर ये कनेक्टेड है किससे, गैल्वेनोमीटर से। और ये किससे कनेक्टेड है सर, सोर्स से, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, अब क्या देखने को मिला, जब हमने देखा, जब की प्रेस नहीं थी, जब की को हमने प्रेस नहीं किया तो उसके अंदर सॉरी कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। जब हमने की को प्रेस नहीं किया था कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। इट मींस डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ओके, जैसे ही हमने की को क्या किया, प्रेस किया, जैसे ही की ऑन करी, करंट जो होगा जीरो से क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। करंट क्या होगा, जीरो से मैक्सिमम। और जब करंट जीरो से मैक्सिमम होगा तो करंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। सर जीरो से मैक्सिमम करंट क्या हो रहा है, चेंज। और जब करंट जीरो से मैक्सिमम होगा, इस करंट के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में क्या बनेंगी, इस कॉइल में क्या बनेगी सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट के चेंज होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी सर, चेंज होंगी। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो इसमें से भी फील्ड लाइंस क्या होंगी, चेंज होंगी। और इसमें से भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो अगेन ये कॉइल क्या बनाएगा, करंट बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा, ये करंट को बनाएगा। कौन सा करंट, इंड्यूस करंट। कैसे मालूम पड़ेगा सर, गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा। शोज आर टेम्परेरी डिफ्लेक्शन, एक टेम्परेरी डिफ्लेक्शन आपको शो कर देगा। अब आपने सर की को प्रेस कर दिया, एक बार डिफ्लेक्शन देखने को मिला। हमने कुछ टाइम बाद देखा पॉइंटर वापस कहां आ गया, अपनी नल पोजीशन पे आ गया। इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। कहां पे आ गया पॉइंटर अपने, जैसे ही स्विच को ऑन किया ये धड़ाम से नजर आ जाएगा। इसका मतलब डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ तो करंट बना। लेकिन जैसे ही की कंटिन्यूसली प्रेस है ये पॉइंटर वापस कहां आ गया सर, अपने जीरो पे आ गया। इसका मतलब अब इंड्यूस करंट बनना बंद हो गया। सर क्यों बंद हो गया सर, करंट जीरो से मैक्सिमम हो चुका है।
अब करंट जब मैक्सिमम हो चुका है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और करंट में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर बन रही हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंज नहीं आया तो इससे जो लिंक कर रही होंगी उसमें भी चेंज नहीं आएगा, और उसमें अगर चेंज नहीं आएगा तो इसके अंदर भी करंट नहीं बनेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशन इन तीनों सिस्टम में, इन तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराना है और करंट को इंड्यूस करना है। पहले केस में सर करंट क्यों बना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसकी वजह से क्या बना, इसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट बना। सर करंट क्यों बना, क्योंकि करंट जीरो से मैक्सिमम हुआ, करंट के जीरो से मैक्सिमम होने में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से इसने अपने अंदर करंट बनाया, गैल्वेनिक डिफ्लेक्शन शो कर दिया। अब करंट मैक्सिमम हो चुका है, अब कोई भी फील्ड लाइंस में चेंज नहीं होगा, फील्ड लाइंस में चेंज नहीं होगा तो इसमें से भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें से कोई चेंज नहीं आएगा, तो इंड्यूस करंट सर हमारा इसके अंदर नहीं बनेगा। बोलो बात समझ में आ रही इतना। इसलिए जब लॉन्ग प्रेस देखते हैं आप, लंबे समय के लिए आपने की को क्या रखा, ऑन रखा, अब पॉइंटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है, कोई करंट नहीं बन रहा है। अब क्या किया आपने, की को वापस क्या कर दिया सर, रिलीज कर दिया, की को क्या कर दिया, रिलीज। अब की ऑफ कर दिया मतलब स्विच ऑन ऑफ कर दिया। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे सर अब करंट क्या होगा, मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा करंट। बोलो होगा कि नहीं होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे, की को रिलीज करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, करंट सर मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है मैक्सिमम से जीरो। अगेन सर जो पहले फील्ड लाइंस जीरो से मैक्सिमम होने में बढ़ रही थी, वो फील्ड लाइंस मैक्सिमम से जीरो होंगी तो क्या होगी, कम होगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ती हुई, पहले बढ़ रही थी अब क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। इस केस में भी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, क्योंकि करंट मैक्सिमम से जीरो हो रहा है। करंट किससे क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होगी। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। अब सर क्या देखने को मिलेगा इस केस में, डिफ्लेक्शन जो पहले राइट साइड हो रहा था अब वो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगा। देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, और यू कैन से दैट द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन दिस गैल्वेनोमीटर इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जो पहले राइट साइड हो रहा था वो लेफ्ट साइड होना शो कर देगा। रीजन सर करंट अब मैक्सिमम से क्या हो रहा है, जीरो। तो बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी करंट जीरो से मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो रहा है जीरो से, तो करंट चेंज हो रहा है। करंट के चेंज होने से सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से बन रही होंगी वो भी चेंज होंगी। अगर वो चेंज हो रही है तो इसके अंदर से जो पास हो रही है फील्ड लाइंस वो भी चेंज होंगी। वो अगर चेंज हो रही है तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट बनेगा। अब सर मैक्सिमम से जीरो करा दिया आपने, की को ऑफ करके, की को ऑफ करेंगे, करंट जीरो होना चाहिए ऑफ करते ही, तो करंट मैक्सिमम से क्या होगा, जीरो। इस केस में भी फील्ड लाइंस क्या होंगी, अब सर फील्ड लाइंस बढ़ेंगी नहीं, कम होगी, करंट जीरो हो रहा है, करंट जीरो हो रहा है। करंट जीरो होने से क्या होगा सर, फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होगी। फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होगी तो इसके अंदर जो पास होंगी वो भी कम होगी। वो अगर कम हो रही है तो करंट जो बनेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में बनेगा। रिवर्स डायरेक्शन मतलब करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। इस वजह से पॉइंटर भी जो किधर जाता है, पहले राइट की तरफ, अब वो लेफ्ट की तरफ जाता है। आई होप कि अब आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि सर तीनों केस में हमने किस तरीके से करंट को इंड्यूस कराया था। फटाफट बताइए, पहले वाले केस में हमने कैसे करंट बनाया। सर पहले वाले केस में आपने मैग्नेट की हेल्प से करंट को इंड्यूस किया। दूसरे वाले केस में हमने करंट को कैसे इंड्यूस करवाया, सर हमने कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करा के फिर कॉइल को मूव कराया। पहले आप मैग्नेट मूव करा रहे थे, सेकंड केस में आप कॉइल मूव करा रहे थे, बट अब यहां पर हमने किसी भी कॉइल को मूव नहीं कराया, सिर्फ करंट की वैल्यू को हमने क्या किया, इंक्रीज, जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो किया। इस केस में भी फ्लक्स में चेंज देखने को मिला। अगेन इसने अंदर क्या बना लिया सर, करंट को बना लिया। सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट विच इज डन बाय फराडे एंड हेनरी, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया, और बेसिक जो रोल था वो फराडे का था, इसलिए इसको हम फराडेज लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको हम डिस्कस करने वाले हैं फराडेज की लॉज, और जो लॉज जो बनी है वो इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर बनी है। तो इनको मैं रफ करता हूं और फराडे की लॉ डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। क्या होती है फराडे की लॉ वो देखते हैं एक बार।
चलिए देखिए फराडे की लॉ क्या थी। पहली लॉ हम अब जो टॉपिक है उसको लिखिए अपनी कॉपी में, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड एक एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। टर्म 1 में ये चैप्टर पे बेस्ड एक, इस टॉपिक पे बेस्ड एक एमसीक्यू बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए पहला लॉ डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो पहले लॉ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या पहले लॉ जो बनाया होगा फराडे के दिमाग में क्या चीज आई होगी, इन तीनों में क्या चीज कॉमन था, बताइए जरा। इन तीनों एक्सपेरिमेंट जो आपको परफॉर्म करके बताया अभी मैंने, क्या चीज कॉमन थी सर? कॉइल में आपने तीनों अलग अलग कंडीशन की हेल्प से आपने फील्ड लाइंस को चेंज कराया। फील्ड लाइंस को जो चेंज कराया उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल और अ कंडक्टर और क्लोज सर्किट। और बेसिकली किसी भी सरफेस एरिया से या किसी भी एरिया से नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको सर? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराएंगे किसी भी कॉइल में से, तो क्या बन रहा था उसके अंदर? ईएमएफ बन रहा था। ईएमएफ बनते ही क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट बनने की कंडीशन ध्यान रखना, ईएमएफ। ईएमएफ, जब तक ईएमएफ नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा। ओम्स लॉ याद है ना, जब तक V नहीं होगा तब तक I नहीं होगा। V के होने से ही I होता है, ना कि I के होने से V होता है। दो एंड्स पे जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा करंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला लॉ था, whenever the amount of magnetic flux, whenever the amount of magnetic flux, whenever the amount of magnetic flux linked with the coil, linked with the coil changes, इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन देखो क्या आ गया, लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। सर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक तो कर रहा है, लेकिन वो लिंक करने के साथ साथ क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। सर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो जब भी किसी भी कॉइल में से व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, क्या बनेगा सर? ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये ईएमएफ कब तक बनता रहेगा बताइए? ये ईएमएफ कब तक बनता रहेगा? जब तक उस कॉइल में से फ्लक्स को चेंज कराते रहोगे ईएमएफ बनता रहेगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ बनना भी बंद हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लास्ट सो लॉन्ग, this induced EMF is last so long as the change in magnetic flux, as a change in magnetic flux continues। जब तक सर फ्लक्स में चेंज होता रहेगा EMF बनता रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे। ये फराडे की फर्स्ट लॉ है, इसको आपको याद रखना है एज इट इज। whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, EMF is induced in the coil and this induced EMF is last so long as a change in magnetic flux continues। जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा EMF बनता रहेगा। बोलो इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? तीनों एक्सपेरिमेंट में सर क्या चीज चेंज हो रही थी? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही थी, उसकी वजह से क्या बन रहा था? EMF बन रहा था। बोलो इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब सर दूसरा स्टेटमेंट क्या था इसका? दूसरा स्टेटमेंट क्या बन सकता है? मैंने आपको एक चीज दी थी, जितनी तेजी से आप मैग्नेट को या कॉइल को जब किसी भी दूसरी कॉइल के पास में लेके जा रहे थे, तो सर उसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि उसने अपने अंदर करंट भी ज्यादा बनाया था। तो करंट कैसे ज्यादा बनेगा बताओ जरा? सर ईएमएफ जो है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं उसकी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ
induced EMF is directly proportional to rate, directly proportional to rate of change in magnetic flux। इसका मतलब समझा दी सर एक बार, क्या लिखा आपने? देखिए इसका मतलब ये है, यहाँ पर सेकेंड लॉ ने हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला दिया। किसका फॉर्मूला दिया? कि जो सर्किट में ईएमएफ बन रहा है उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, उसको मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे आप। तो हमें फराडे ने बोला कि जो भी ईएमएफ बन रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, जो भी ईएमएफ बन रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सर वो होगा रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितनी तेजी से फ्लक्स को आप चेंज कराएंगे, जितनी तेजी से आप फ्लक्स को लिंक कराएंगे, उतना ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा? ईएमएफ देखने को मिलेगा। और जितना स्लोली अगर फ्लक्स लिंक होगा उतना ईएमएफ कम देखने को मिलेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ईएमएफ का सिंबल ई, ये सर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सर चेंज कैसे निकालें फ्लक्स में? φ2 माइनस φ1 कर दीजिए और ये टाइम ले लीजिए आप स्मॉल टाइम डेल टी। इसको हम t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल टाइम अगर 0 मान लिया तो फाइनल टाइम t, तो सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं सर? t लिख सकते हैं। इनिशियल टाइम t1 0 मान लिया तो t2 को सिंपली क्या लिख सकते हैं हम? t लिख सकते हैं। तो φ2 माइनस φ1 मतलब सर फ्लक्स में चेंज निकालने के लिए फाइनल फ्लक्स में से क्या माइनस कर दिया? इनिशियल फ्लक्स माइनस कर दिया। क्या मिल गया सर हमको? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिल गया। रेट मतलब क्या होता है सर? टाइम। कितने टाइम में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, उसको हम क्या कह सकते हैं सर? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ईएमएफ के है। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ2 माइनस φ1 अपॉन t। अब सर जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा? एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा सर कांस्टेंट आपने के लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये के साथ में ये आपने माइनस साइन क्या लगा दिया? अभी तक तो हमने आज तक नहीं पढ़ा कि कोई माइनस साइन भी चलता है साथ में। हम इसको हटाते हैं, के लगा देते हैं सिंपली। बट ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? अभी बताऊंगा अभी नेगेटिव साइन का रोल क्या है यहाँ पर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस नेगेटिव साइन का भी, जो हमको इसका सिग्निफिकेंस लेंस ने बताया था। लेंस ने भी इसको डिस्कस करेंगे और वहां पे समझाएंगे कि इस नेगेटिव साइन का रोल क्या है। अभी आपको समझना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो E इक्वल्स टू माइनस के φ2 माइनस φ1 बाई टी, ठीक है? अगर ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक काम करिए, के की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। एसआई सिस्टम में और सीजे सिस्टम में दोनों में ही के की वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास ई आ जाएगा कितना? φ2 माइनस φ1 डिवाइडेड बाई टी, और एक साइन लगाएंगे माइनस का। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी फाई ओवर डी टी। अगर फ्लक्स को आप डिफरेंशिएट कर दें, फ्लक्स को आप डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अभी क्या मिलने वाला है? ईएमएफ मिलने वाला है। और साथ में क्या लगाना है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का अगेन बहुत बड़ा रोल है, अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये तो सिर्फ जो ईएमएफ बना सिर्फ एक टर्न के लिए बना, एक कॉइल के लिए बना। ऐसे अगर हमारे पास 1000 टर्न हो, 2000 टर्न हो, 500 टर्न हो, तब क्या करेंगे सर? जितने टर्न हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो हमारे पास, n नंबर ऑफ टर्न्स अगर होंगे, तो हम क्या करेंगे सर? सर ईएमएफ इज माइनस n डी फाई बाई ओवर डी टी। इसको हम क्या करेंगे बोलो? माइनस n डी फाई बाई डी टी से n से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे? टोटल ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। जितना भी ईएमएफ बन रहा है सारे टर्न्स की वजह से, तो सिंपली क्या करना है? n से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी आप चाहें तो n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो बेसिक या एक जनरल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? E इक्वल्स टू माइनस n डी फाई बाई डी टी। ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। अगर सिंपल फॉर्म में लिखना है तो माइनस n φ2 माइनस φ1 बाय टी, इससे भी आप निकाल सकते हैं ईएमएफ। अब हम बात करने वाले हैं किसकी बात करने वाले हैं सर? नेगेटिव साइन की बात करने वाले हैं। ये नेगेटिव साइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे कि नेगेटिव साइन क्यों लगता है यहाँ पर, ठीक है?
तो उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे हम, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। और इस नेगेटिव साइन का जो सिग्निफिकेंस था वो किसने दिया था सर? वो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हमको लेंज ने दिया था। किसने दिया था बेटा? लेंज ने। तो हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये, क्योंकि इसी लॉ ने हमको नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस दिया था कि व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो पहले लेंज लॉ डिस्कस कर लेते हैं। तो लेंज लॉ ने कहा था इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is such that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये आपने जो कहानी लिखी थोड़ा सा समझाइए, क्या कह रहा है ये? बहुत सिंपल सी कहानी है। एक बात बताइए, आप मेरे से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जो फ्लक्स चेंज हो रहा था उसकी वजह से क्या बन रहा था? आप बोलेंगे सर करंट बन रहा था, बट करंट से पहले क्या बन रहा था? EMF। ठीक है, करंट कब बनता है? जब EMF होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही क्या बन रहा था? EMF बन रहा था। अब ये इतना समझदार है, EMF जो बना, जिसकी वजह से ये बना, उसी को क्या करता है? ये अपोज करता है। क्या बोला? वापस रिपीट कर रहा हूं सर, जो इंड्यूस्ड EMF जिसकी वजह से बना है, तो आप बोलेंगे किसकी वजह से बना? चेंज इन फ्लक्स की वजह से बना। जो भी फ्लक्स में चेंज आ रहा था उस कॉइल के अंदर, उसकी वजह से इसने क्या बनाया? EMF बनाया। अब ये जब EMF बन गया, किसकी वजह से? चेंज इन फ्लक्स की वजह से। इसने उसी को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड ने आपको बहुत हेल्प करी और आपको उसने लाइफ में इतनी हेल्प करी, उसकी वजह से आप एक बहुत बड़े आदमी बन गए साहब। अब जब आप बहुत बड़े आदमी बन गए तो आपने उसी को क्या करना स्टार्ट कर दिया? धोखा देना स्टार्ट कर दिया, उसी के साथ चीटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो क्या होगा? जिसकी वजह से आप इतने बड़े आदमी बने, तो क्या हुआ? आपने उसी को अपोज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही हो रहा है कि सर जिसकी वजह से EMF बनाए, उसने उसी को धोखा देना स्टार्ट कर दिया, उसी को रोकना स्टार्ट कर दिया। आप पूछेंगे सर ये अपोज क्यों कर रहा है इसको? ये तो इसकी वजह से बन रहा है, तो जो चीज़ बना रही है इसको, ये उसको अपोज क्यों कर रहा है? एक बार बताइए, जब EMF बन जाएगा तो सर करंट बनेगा, और जब करंट बन जाएगा तो करंट भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उस कॉइल में क्या बना? EMF बना। उस EMF की वजह से वो भी अपनी फील्ड लाइंस बनाएगा। तो वो जो फील्ड लाइंस अपनी बना रहा है, वो सामने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा? अपोज करेगा। सामने वाली मतलब जिसकी वजह से वो बन रहा है, उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। ये किसने बताया हमको? यही स्टेटमेंट लिखिए, इट स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF, और इससे हमको इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन नहीं मिलती है, मतलब करंट की डायरेक्शन नहीं मिलती है। It states that the direction of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux which is responsible for its production। जिसकी वजह से बनाए उसी को क्या करता है बेटा? ये अपोज भी करता है। इस वजह से यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बेटा? एक नेगेटिव साइन। क्या देखने को मिल रहा है? तो नेगेटिव साइन किस लिए आ रहा है? उस अपोज करने की वजह से। ये फ्लक्स को क्या करेगा? EMF इस फ्लक्स को क्या करेगा सर? अपोज करेगा। इस अपोज करने की वजह से यहां पे आ रहा है माइनस साइन। समझ में आ रही बात? अब सर मैंने यहां पे लिखा इट स्टेट्स दैट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, ये सर हमको डायरेक्शन देगा किसकी? इंड्यूस्ड EMF की या फिर करंट की। अब इसी थोड़ी करंट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, एक कॉइल बनाता हूं और एक मैग्नेट लेता हूं, तो आप बताना मेरे को कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक कॉइल ले ली, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से,
और यहाँ पर मैंने एक ले ली मैग्नेट, ये ले लिया एक नॉर्थ पोल और ये ले लिया मैंने एक साउथ पोल। अब बताइए आप मेरे को, जब ये नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा? सर जैसे ही आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? सर इस कॉइल में से फील्ड लाइंस चेंज होंगी, फील्ड लाइंस चेंज होगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आते ही सर गैल्वेनोमीटर क्या शो कर देगा? डिफ्लेक्शन शो कर देगा। डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब करंट बन रहा है, इसका मतलब इसके अंदर करंट बन रहा है। उस करंट को क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूस करंट बोलते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ इस इंड्यूस करंट की क्या बताऊँ मेरे को? डायरेक्शन। तो कैसे बताओगे डायरेक्शन? कैसे बताओगे आप डायरेक्शन? बताओ सर। देखिए जब ये नॉर्थ पोल इधर जाएगा तो फील्ड लाइंस इससे बढ़ रही होंगी, पास आ रहा है ना, ये मैग्नेट पास आ रही है, मैग्नेट पास आने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल इंक्रीजेस। अब उस इंक्रीज होने की वजह से इसने ईएमएफ बनाया और ये ईएमएफ जो ये फ्लक्स बढ़ रहा है, जो ये फील्ड लाइंस बढ़ रही है, उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। अपोज कैसे कर सकता है? ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनाए कि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करे? रिपेल करे, अपोज करे। तो कब पॉसिबल है सर? अगर यहां भी क्या बन जाए, ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल ये आप देख रहे हैं, जो लूप देख रहे हैं आप, ये टर्न देख रहे हैं आप, इसके फेस पर क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल होना चाहिए। अगर ये यहां पर भी नॉर्थ पोल बना लेगा तो ये इस वाली नॉर्थ पोल की फील्ड लाइंस क्या करेगा? सर नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। अब यहां पर इसने अगर नॉर्थ पोल बना लिया तो आपको मालूम है कि सर अगर आपको किसी भी लूप का अगर पोल पता है कि इस लूप में नॉर्थ पोल बन रहा है यहां पर, तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? बोलिए सर। करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। याद है कि नहीं याद है आपको? देखो इस टाइप से बनाया था आपने। कौन सा पोल है ये? नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है बेटा? ये नॉर्थ पोल। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसका मतलब जब आप नॉर्थ पोल को इधर लेके जाएंगे, पास लेके जाएंगे आप, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, उसकी वजह से ईएमएफ बना। अब जो फील्ड लाइंस बढ़ रही है उसको अपोज करेगा। ये उसको अपोज कैसे कर सकता है? जब ये अपना क्या बना ले बेटा? यहां पर नॉर्थ पोल बना ले। नॉर्थ नॉर्थ की फील्ड लाइंस क्या करेंगी? आपस में रिपेल। सर यहाँ पे नॉर्थ पोल क्यों बनेगा? कोई करंट बना, करंट बनाए किसी लूप में तो उसका नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। तो इसी तरह यहाँ पर क्या बना? नॉर्थ पोल। इस वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? अपोज करेगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब सर दूसरा केस ले लीजिए आप। अब सर यहाँ पे एक काम करिए आप, तो चल इससे पहले मैं इसमें लिख देता हूँ कि जब आप नॉर्थ पोल इधर लेके जाएंगे तो करंट किस डायरेक्शन में बनेगा बेटा? इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में जाएगा, और यू कैन से दैट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, द करंट इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अब आपने क्या किया? अब आप इस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। अब सर मैग्नेट को अगर आप दूर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा? सर जो फील्ड लाइंस हैं इस कॉइल में से जो पास हो रही हैं फील्ड लाइंस, वो क्या होंगी? डिक्रीज हो रही होंगी। पहले बढ़ रही थी तो बढ़ने नहीं दे रहा था बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। पहले वाले केस में क्या होता? फील्ड लाइंस बढ़ रही थी तो उनको इंक्रीज नहीं होने दे रहा था, अपोज कर रहा था यहाँ पे नॉर्थ पोल बना के। अब जब मैग्नेट दूर जाएगी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल डिक्रीजेस, तो उसको डिक्रीज भी नहीं होने देगा, क्योंकि इसका काम क्या है? अपोज करने का काम क्या है इसका? अगर कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देगा, अगर कम हो रही है तो उसको कम भी नहीं होने देगा। अगर कम नहीं होने देगा तो कब कम नहीं होने देगा? अगर ये यहाँ पे अपना क्या बना ले बेटा? साउथ पोल। इसको घटती हुई फील्ड लाइंस क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। अपोज कैसे करेगा? बढ़ा के। ये कब बढ़ाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को? जब ये अपना क्या बना लेगा? साउथ पोल बना लेगा। अगर ये इसने अपना साउथ पोल बना लिया तो सर ये इसकी फील्ड लाइंस को जो कम हो रही है उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये अपनी फील्ड लाइंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है इतनी? अगर आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे बन गया साउथ पोल, अब सर करंट कैसे बनेगा? यहाँ पर साउथ पोल में मालूम है क्या बनता है करंट? सर क्लॉकवाइज बनता है। कैसे बनता है करंट? क्लॉकवाइज। बोलो बात समझ में आ रही है? अगर किसी फेस का आपको पोल पता पड़ गया कि ये सर साउथ पोल है तो करंट कैसे जाता है उसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर नॉर्थ पोल आपको मालूम पड़ गया तो करंट कैसे जाता है बेटा उसमें? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल है, समझ में आ रही है चीज? ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्लियर होगा। सर लेंज लॉ ने हमको जो एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डायरेक्शन बता सकते हैं किसकी? करंट की। ठीक है, तो करंट पहले वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज और इस वाले केस में क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे को आप बताइए
यहाँ पर अब मैंने पोल रिवर्स कर दी, ये ले लिया साउथ पोल और ये ले लिया नॉर्थ पोल। अब साउथ पोल पास में जा रहा है, तो बताइए यहाँ पे कौन सा पोल आना चाहिए? सर अगर साउथ पोल मूव टूवर्ड्स दिस कॉइल, number of field lines increases and EMF is induced, and this induced EMF oppose the magnetic field lines due to this bar magnet. But how it can be opposed? सर उसको अपोज करने के लिए अगर ये यहाँ भी क्या बना ले अपना साउथ पोल, तो इसका मतलब जब साउथ पोल लेके जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा साउथ पोल और करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी? क्लॉकवाइज। जब आप दूर लेके जाएंगे तो सर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होंगी तो कम नहीं होने देगा। कब कम नहीं होने देगा? सर यहाँ क्या बना लेगा ये अपना नॉर्थ पोल, और इस नॉर्थ पोल के इसमें करंट कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज तो बेटा आपको आनी चाहिए अच्छे से कि नॉर्थ पोल है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, साउथ पोल है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमने आपको बताया लेंस लॉ की हेल्प से कैसे आप करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक और रूल है, किसी भी कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है उसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी ये बताया मैंने आपको लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं अनदर रूल फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है सर? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब सर ये रूल क्या कहता है वो बता दीजिए एक बार। वेरी गुड, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फ्लेमिंग जो राइट हैंड रूल है वो हमको कैसे किसी भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताता है वो देख लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है? चलिए, कैसे बताता है? जो भी आपका थंब होगा, राइट हैंड का जो थंब है वो हमको बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर। क्या बताएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, थंब क्या बताएगा बेटा? मोशन ऑफ कंडक्टर। जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपको बताएगी बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको इधर लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये बताएगी हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी सेकंड फिंगर है, ये थंब क्या बताएगा? थंब क्या बताएगा बोलो? मोशन ऑफ कंडक्टर। फर्स्ट फिंगर क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सेकंड फिंगर क्या बताएगी बेटा आपको? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है बेटा? इंड्यूस्ड हो रहा है, वही डायरेक्शन हमको ये आपकी सेकंड फिंगर बताने वाली है। और सबसे पहले काम तो इन तीनों को, 3 ऑफ देम, कौन कौन सा थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ये कैसे रखनी है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों आपस में कैसी होनी चाहिए बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो इस तरीके से। ये थंब, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर। ये आपकी, ये थंब कैसा होगा बेटा? ऊपर की तरफ, ये जा रही है आपकी फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में, और ये आपकी तीसरी जो ये फिंगर, सेकंड जो फिंगर है वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए। तीनों आपस में कैसे देखना है बेटा आपको? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। थंब क्या बताएगा बोलो? सर मोशन ऑफ कंडक्टर। ये क्या बताएगा बोलो? ये क्या बताएगा? सर मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या बताएगा? सेकंड फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ये जनरली एसी जनरेटर के अंदर हमें करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हेल्प करता है, और 10th क्लास में आपने ये रूल अप्लाई भी किया होगा और करंट की डायरेक्शन को निकाला भी होगा। अभी हम आगे बहुत सारे केसेस देखेंगे, वहाँ पर ये हमको हेल्प करेगा। अभी जनरली कॉइल वगैरह केस में इसमें हम लेंस लॉ के अकॉर्डिंग निकालते हैं, बट अभी आगे बहुत सारे केसेस देखने वाले हैं जिसकी इसकी हेल्प से आप करंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस डायरेक्शन में वो चल रहा है, ठीक है। आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक और है, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो बाकी की टॉपिक है, लेंस लॉ एंड इट्स एनर्जी कंसिडरेशन, ठीक है।
इस लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक है लेंज लॉ एंड इट्स एनर्जी कंसिडरेशन। लेंज लॉ एंड इट्स एनर्जी कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। ये है कॉइल, ठीक है, ये है और गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे क्या रखी थी बेटा हमने? एक मैग्नेट रखी थी, ठीक है। क्या रखी थी बेटा? एक मैग्नेट। अब एक बात बताइए, जब आपने कॉइल को और मैग्नेट को किस पे रखा था बेटा? स्टेशनरी पोजीशन पे रखा था। तो मतलब किस पे रखा हुआ है? ये रेस्ट पे। तब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, तब कोई इलेक्ट्रिक करंट बन रहा था, इंड्यूस करंट बन रहा था। तो आपका आंसर क्या होगा? सर आपने बताया था कि जब कॉइल और मैग्नेट रेस्ट पर हैं तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा इस कॉइल के अंदर से, और जब फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा तो करंट नहीं बन रहा होगा उसके अंदर। ठीक, यही बात बताई थी मैंने आपको। इसका मतलब सर दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो यहां पर कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी क्या आपने? बोलिए सर, देयर इज नो मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कब होगा? जब इसको आप पुश करेंगे या पुल करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अभी इस केस में दोनों ही अपनी जगह रेस्ट पे रखी, तो जब कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी तो क्या सर कोई इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखने को मिली क्या? इसके अंदर कोई इंड्यूस करंट बना क्या? नो सर, इसके अंदर कोई भी हमारा करंट इंड्यूस नहीं हुआ है। इट मींस इफ देयर इज नो मैकेनिकल एनर्जी देन देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं आपसे बोलता हूं, जैसे ही आपने मैग्नेट को मूव कराया आइदर टूवर्ड्स द कॉइल आइदर अवे फ्रॉम द कॉइल, व्हाट विल हैपन? सर करंट विल इंड्यूस। इसका मतलब जब आपने इसको मूव कराया तो आपने क्या प्रोवाइड करी सर? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करी। इसी मैकेनिकल एनर्जी को यहां पर क्या देख रहे हैं आप? मैकेनिकल एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड करी, बट इसके अंदर क्या बन गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर, एंड इन दिस केस द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी थी, किस में बदल गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब ये रेस्ट पे थे तो इसका मतलब कोई मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी, तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं बनी। बोलो इतनी बात समझ में आई? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम लेंज लॉ एंड इट्स एनर्जी कंसिडरेशन। तो आज का टॉपिक यहाँ भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि आप अभी मैंने देखा कि इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए फ्लक्स में चेंज लाना ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फ्लक्स में चेंज कैसे लेके सकते हैं आप, ठीक है। और फ्लक्स में चेंज लाने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाके, एरिया में चेंज लाके, ओरिएंटेशन में चेंज लाके, आप फ्लक्स में चेंज लाके क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं सर? करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। तो अभी हमारे हार्डली 4 to 5 टॉपिक्स, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और आएंगे अभी, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। उनकी 2 डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन की बात करें तो एमसीक्यू बेस में वो डेरिवेशन का इतना रोल कुछ अब रहेगा नहीं। तो उस पर बेस जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बन सकते हैं डेरिवेशन के बिहार पर भी, बीच में कोई ऐसा फॉर्मूला जो वो काम आ सकता है, तो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि टर्म 1 आपको मालूम है पूरा किस पे बेस्ड रहेगा? एमसीक्यू पे, ठीक है। तो हार्डली 2 या 3 वीडियो में या मैक्सिमम 4 वीडियो में मैं इस EMI को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। तो सारे टॉपिक्स प्रॉपर बेटा बैठ के नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम आपका रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।